हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक रहने वाला है एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन को करने वाले हैं, जिसमें कि आज हमारा रहने वाला है पार्ट 2। मैंने इस चैप्टर से कुल मिलाकर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करा था और उस 20 क्वेश्चन में से मैंने ये दावा किया है कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएगा। 20 क्वेश्चन कराने का मतलब है कि 20 अलग अलग कंसेप्ट हमने कराया। ऐसा कोई टीचर अगर आपको कहता है कि आपको मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं और वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में आ जाएगा हूबहू और ऊपर से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो ये चीजें बहुत कम चांसेस होती हैं। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। अगर इस चैप्टर से कुल मिलाकर 20 तरह के क्वेश्चन यानी 20 कंसेप्ट आप क्लियर करते हैं तो 20 कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है और आएगा। समझ रहे ना? इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा पढ़ाने का तरीका है। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलने का संभावना रहता है। बाकी जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट 1 है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, जो कि आपको बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आज हमारा पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक बाह्यस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है। क्वेश्चन का ट्रेंड आजकल का यही चल रहा है। कौन एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये नहीं पूछेगा, इस तरीके से नहीं पूछता आजकल। पूछता ये है कि कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस नहीं वर्ड पे। बहुत बच्चे सिली मिस्टेक्स इस वजह से कर देते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछा, चलो एक्सोक्राइन ग्लैंड पहला नंबर यकृत है, यकृत में मार दिया। नहीं भैया, नहीं है, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो अब समझते हैं पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, फिर आप खुद इसके आंसर को टिक कर देंगे, ठीक है। मेरा काम है क्वेश्चन दिखाना, उसके बाद कंसेप्ट समझाना, कंसेप्ट समझने के बाद आपसे खुद क्वेश्चन का आंसर करवाना, ठीक है। चलिए, पहले ये समझिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में अंतर क्या होता है, बेसिक अंतर क्या होता है। देखिए, एक तरफ मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड लिखा हुआ है, लिखने रहने दीजिए, और एक तरफ मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिख देता हूं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हिंदी वाले बच्चों को मैं बता देता हूं, एक्सोक्राइन ग्लैंड को बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है। अब अगर बात कर लेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स मतलब होता है ग्रंथि, जिसके सिक्रीशन को यानी कि उसके स्राव को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। वो एंजाइम्स बनाता है। जैसे कि आप सुने होंगे, मुंह में लार ग्रंथि होती है, सेलिवरी ग्लैंड होता है और उससे सलाइवा बनता है, और सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि एंजाइम से सिक्रीट करने वाले ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को क्या कहते हैं? इसके सिक्रीशन को आप हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। जैसे कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, उसका हार्मोन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन, है ना। इस प्रकार से इसके सिक्रेशन को हार्मोन कहते हैं। प्लस ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये डक्ट वाला ग्लैंड होता है, इसमें डक्ट पाया जाता है, इसमें डक्ट पाया जाता है। ये डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि इसके ग्लैंड्स में नलिकाएं होती हैं। जैसे जब आप सेलिवरी ग्लैंड अगर पढ़ रहे थे तो वो 3 प्रकार का होता है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, और हर एक ग्लैंड का आपने डक्ट भी पढ़ा था कि भैया आपका, जैसे कि आपका स्टेंसन डक्ट होता है, वॉर्टन डक्ट होता है, डक्ट ऑफ रिविनस होता है। तो अलग अलग ग्लैंड के अलग अलग डक्ट होते हैं, तो जिसमें नलिकाएं होती हैं, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं पाया जाता है, इसमें डक्ट नहीं होता है, ये डक्टलेस ग्लैंड होता है। अगर डक्ट नहीं है तो इसका जो भी सिक्रीशन है यानी हार्मोन है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, यानी सीधे खून में ही इसका सिक्रीशन निकलेगा। लेकिन इसका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता है, डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता है, इस बात का ख्याल रखिएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। अब बात कर लेते हैं, ये जो हार्मोन्स हैं ये फास्ट एक्शन शो करते हैं, तुरंत से काम करता है, लेकिन एंजाइम थोड़ा स्लो काम करता है। और ये जो हार्मोन्स हैं इसी को केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, ठीक है। ये था बेसिक डिफरेंस एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। अब कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड जिससे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जिसमें आपका एग्जाम्पल के तौर पर आप रख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल आप रख लीजिए लीवर, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी हिंदी में कहे तो यकृत।
ये एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दूसरे नंबर पे आप रख सकते हैं सेलिवरी ग्लैंड, है ना, सेलिवरी ग्लैंड जो कि लार ग्रंथि है। और तीसरे नंबर पे आप रख सकते हैं स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो कि जिससे पसीना निकलता है, स्वेट ग्लैंड। ये सब कुछ ऐसे ग्रंथियां हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड, कुछ मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैं बता दे रहा हूं आपका, जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, पेनक्रियाज हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, टेस्टिस हो गया और ओवरी हो गया। अब पोजीशन भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और पेनक्रियाज एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं मिक्स्ड ग्लैंड होता है, ठीक है। अब पोजीशन के हिसाब से पूछा जाता है कि कौन सा ग्लैंड किस पोजीशन में पाया जाता है। ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, देखिए लोकेशन लिखा हुआ है, लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, और आपके एनसीईआरटी का इमेज है, ठीक है। कौन सा ग्लैंड किस पोजीशन में है, पूछ देगा कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। तो मस्तिष्क में पाई जाने वाली 3 ग्रंथि है, एक है हाइपोथैलेमस, दूसरा है पिट्यूटरी, तीसरा है पीनियल ग्लैंड। फिर गर्दन के पास नेक में पाया जाता है थायराइड और पैराथायराइड। फिर हृदय के पास जो दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है वो है थाइमस ग्रंथि। और किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाया जाता है इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और जैसे फीमेल में जो आपका होता है ओवरी होता है, मेल में टेस्टिस होता है, ठीक है। ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है, ठीक। ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम है। अब आप आंसर खुद करिए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह है कि निम्न में से कौन सी बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। यकृत, मैंने अभी बताया ना, यकृत एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। लार ग्रंथि, सेलिवरी ग्लैंड्स, अभी तुरंत बताया, जो मुंह से लार निकलता है ना, ये लार भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन पूछ रहा है एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। श्वेत ग्रंथियां यानी कि स्वेट ग्लैंड्स, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि स्वेट ग्लैंड भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे देखिए एड्रिनल ग्लैंड किस में आ गया, एंडोक्राइन ग्लैंड में, क्योंकि इससे कई सारे हार्मोन्स बनते हैं जैसे एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, कॉर्टिसोल, ये सब चीजें बनती हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये एक प्रकार का क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी। ओके, डन, वेरी गुड। एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन क्लियर हुए ना, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है LH और FSH को कहते हैं, बताइए LH और FSH को क्या कहते हैं। LH का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये समझिए, उसके बाद FSH को क्या कहते हैं वो बताइएगा, ठीक है। उसके बाद पहले कौन सा क्वेश्चन दिखा दिया, कॉन्सेप्ट बताता हूं, आंसर आप खुद करेंगे। देखिए LH और FSH क्या होता है, तो ये जो LH है और FSH है ये एक प्रकार का हार्मोन है जिसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि LH का फुल फॉर्म ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH का फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, ये कहां से आया, क्या आया नहीं आया आपको समझाता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके मस्तिष्क में है ना एक ग्लैंड था जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, मैंने बताया था ना, यहाँ देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है ये तो हमने बता दिया था। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसी के बारे में आपको एक चीज और बता देते हैं, ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जिसके द्वारा अन्य कई सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है, हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में पाया जाता है। और ब्रेन में भी कहाँ पाया जाता है बताइए, ब्रेन में आपका एक क्रेनियल बोन है स्फिनॉइड, है ना, स्फिनॉइड नाम के हड्डी में एक फोसा होता है, गड्ढा होता है, क्या नाम होता है उस फोसा का, सीला टर्सिका नाम का एक फोसा होता है ना, उसमें पाया जाता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस प्रकार से दिखता है, अगर आप इसको जूम करेंगे तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर से हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है, हाइपोथैलेमस से, और नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस से जो पिट्यूटरी अटैच्ड होता है वो इनफंडिबुलम नाम के स्ट्रक्चर, ये देखिए बीच वाला जो एक डंठल जैसा संरचना है ना, इनफंडिबुलम कहलाता है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भाग में बांटा गया है। एक है जो आगे की ओर भाग होता है वो है एंटीरियर पिट्यूटरी, तकरीबन 75% पिट्यूटरी ग्लैंड का भाग एंटीरियर ही होता है, और पीछे वाला भाग पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब दोनों का नाम भी अलग अलग दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसमें कई सारे न्यूरॉन्स आए हुए हैं, नर्व कंट्रोल के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। कई बार क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक और नाम क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस क्या कहते हैं, एडिनो
हाइपोफाइसिस, ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब क्या है, इसके हॉर्मोन्स के बारे में आपको पढ़ना है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ लीजिए। देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी नल्ला है, एक तरीके से एन से न्यूरो, एन से नो, यानी कोई हार्मोन यहां बनता नहीं है, ध्यान रखिएगा। नो एनी हार्मोन प्रोडक्शन विल टेक प्लेस हियर, यानी यहां पर कोई भी हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता है। फिर आप बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा है कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन यहीं से बनता है। नहीं भैया, बनता तो हाइपोथैलेमस में ही है, देखिए बन रहा हाइपोथैलेमस में ही है, लेकिन वो क्या होता है फिर जाकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बनता है हाइपोथैलेमस में लेकिन स्टोर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। इसलिए जब मैसेज मिलता है तो ये क्या करता है, रिलीज करता है। तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दो एंजाइम है, ऑक्सीटोसिन है ना, ओटी मतलब ऑक्सीटोसिन है ना, ऑक्सीटोसिन और एडीएच जिसका फुल फॉर्म एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, उसी का नाम वेसोप्रेसिन भी है, जो कि आपके मूत्र को गाढ़ा करता है। ये आपका वेसोप्रेसिन, ये दोनों एंजाइम है, सॉरी हार्मोन है, जो कि पोस्टीरियर ग्लैंड के द्वारा निकलता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स हैं जिसमें कि आपको ध्यान रखना है। इसमें पहला हार्मोन का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच, जो कि थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है ताकि वो थायरोक्सिन हार्मोन वगैरह रिलीज कर पाए। फिर जीएच जो कि ग्रोथ हार्मोन है, जो कि आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर एक एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, जो कि आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिव करता है। फिर है प्रोलैक्टिन, जो कि आपके ब्रेस्ट में मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है ना, ब्रेस्ट में मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। फिर एफएसएच, जो कि गोनेड्स को एक्टिव करता है, ध्यान से सुनिएगा, गोनेड्स को, है ना। गोनेड्स क्या होता है, जो भी आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग गोनेड्स कहते हैं। अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, वैसे ऑर्गन जो कि गैमीट बनाए, जैसे कि मेल में मेल गैमीट स्पर्म है, बनाता कौन है, टेस्टिस, तो टेस्टिस हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी मेल गोनेड्स क्या हो जाएगा, टेस्टिस। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा, ओवरी, क्योंकि ओवरी ही ओवम बनाता है, इसलिए फीमेल गोनेड्स क्या कह देंगे, ओवरी हो गया, समझ रहे ना। तो ये गोनेड्स को एक्टिव करता है, गोनेड्स को एक्टिव करता है कौन, एफएसएच। और एलएच भी क्या करता है, गोनेड्स को एक्टिव करता है। जैसे एफएसएच का काम क्या है, एग और स्पर्म के, यानी कि फीमेल है तो एग बनाने में हेल्पफुल होगा, मेल है तो स्पर्म बनाने में हेल्पफुल होगा। और एलएच हार्मोन क्या करता है, कुछ सेक्स हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन के सिक्रेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोन्स के लिस्ट थे। अब जैसे देखिए ये दोनों क्या रहा है, यही दोनों हार्मोन है जो कि गोनेड्स को एक्टिवेट कर रहा है, तो इसीलिए इस दोनों हार्मोन्स को हम लोग क्या कह देते हैं, गोनेडोट्रोपिन। देखिए अगर आपका गोनेडोट्रोपिन लिखा रहेगा, देखिएगा ध्यान से, गोनेडोट्रोपिन, तो गोनेडो मतलब क्या क्या, गोनेड्स है ना, जो कि आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। ट्रोपिन वर्ड का मतलब जानते हैं क्या होता है, ट्रोपिन वर्ड मतलब स्टिमुलेटिंग, जो गोनेड्स को स्टिमुलेट करे ताकि वो अपने आप आगे के काम को कर सके। तो गोनेडोट्रोपिन्स किसको कहते हैं, एफएसएच और एलएच को कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनिएगा। एलएच और एफएसएच को क्या कहते हैं, विपत्ति रोधी कहते हैं, या गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं, या विपत्ति हार्मोन्स कहते हैं, या न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। तो आप लोग खुद आंसर करेंगे कि याद है एलएच और एफएसएच क्या करता था, हमारे गोनेड्स को एक्टिवेट करता था, स्टिमुलेट करता था, इसलिए इसका काम क्या हो गया, गोनेडोट्रोपिन्स, इसीलिए इसी को गोनेडोट्रोपिन्स भी कहते हैं। हो गया ना आंसर। अब एक कांसेप्ट से कितने सारे क्वेश्चन बने। देखिए क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। कहां प्रेजेंट होता है, आपके ब्रेन में स्फिनॉइड नाम का हड्डी होता है, इस स्फिनॉइड में सीला टर्सिका नाम का एक गड्ढा होता है, उसी में ये पाया जाता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% भाग जो इंटीरियर ग्लैंड है, इंटीरियर पिट्यूटरी है, उसका नाम एडिनो हाइपोफाइसिस होता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है पीछे वाला भाग 25% तकरीबन होता है, जहां कोई हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। और ये न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये न्यूरल कंट्रोल के अंतर्गत रेगुलेट होता है। अब बात कर लेंगे इसके हार्मोन्स की, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, ये बताइए निम्न में से कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का नहीं है। तो आंसर में क्या चल जाएगा, या तो वेसोप्रेसिन या तो ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी के ये कुछ हार्मोन्स हैं। अब ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को यहां पर मैं क्लियर करता हूं, ये इसका काम क्या होता है। ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क इजेक्शन करना, जैसे कि आपका मिल्क इलेक्ट्रेशन, समझ रहे ना, जैसे माँ के स्तन में जैसे बच्चा मुंह लगाएगा तो माँ के स्तन के जो कोशिकाएं हैं, स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे मिल्क आसान से बाहर निकल जाएगा। मिल्क बनाने का काम
प्रोलैक्टिन, लेकिन मिल्क इजेक्ट करने का काम ऑक्सीटोसिन। और वेसोप्रेसिन जो एडीएच कहलाता है वो आपका किडनी जो फिल्टर करता है ब्लड को, पानी निकालता है, तो उस पानी को वाटर रीअब्सॉर्ब करके मूत्र को गाढ़ा करने का काम करता है। ठीक है, ये था आपका पूरे अच्छे तरीके से सेकंड क्वेश्चन का कंसेप्ट। क्लियर हुआ? चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने हार्मोन को शरीर का रासायनिक दूत यानी केमिकल मैसेंजर कहा था? मैंने आपको बताया इस शरीर को, सॉरी, हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने ये सबसे पहले कहा था? स्टार्लिंग ने, बेलिस ने, या प्रोफेसर हक्सले ने, या बर्नार्ड ने? तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर हक्सले ने। हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्टार्लिन ने। ध्यान रखिएगा, स्टार्लिन ने। हार्मोन का खोज किसने किया? स्टार्लिन ने। लेकिन हार्मोन को केमिकल मैसेंजर यानी रासायनिक दूत किसने कहा था? तो प्रोफेसर हक्सले ने कहा था। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रोटीन द्वारा निर्मित नहीं होता है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि प्रोटीन से निर्मित नहीं होता है? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखिए नहीं बार बार आ रहा है ना, नहीं, कौन सा नहीं होता है प्रोटीन? तो दो प्रकार के हार्मोन मेनली आपको पढ़ना है, बाकी होता तो और भी है। एक है प्रोटीनिशियस हार्मोन, एक होता है आपका स्टेरॉयडल हार्मोन। प्रोटीनिशियस हार्मोन वैसे हार्मोन जो कि प्रोटीन से बने होते हैं सिंपली, और स्टेरॉयडल वो जो कि लिपिड से बने होते हैं। अब लिपिड वाले हार्मोन कुछ ऐसे हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो भी सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और कुछ एल्डोस्टेरोन वगैरह जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से होता है ना, कोर्टिकॉइड्स वगैरह, वो कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन है। बाकी सब क्या होते हैं? प्रोटीनिशियस हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो यहीं से आंसर निकल जाएगा ऑक्सीटोसिन। मैंने बोला क्या? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, बस प्रोजेस्टेरोन, ये कुछ सेक्स हार्मोन्स हैं जो कि आपके, और कोर्टिकॉइड्स वगैरह होता है ना, वो ही स्टेरॉयडल हार्मोन होता है। बोला है कौन सा प्रोटीन द्वारा निर्मित नहीं है? तो ये देखिए लास्ट ऑप्शन क्या है? टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है ये एक स्टेरॉयडल हार्मोन है, बाकी ये सब क्या है? एक प्रोटीनिशियस हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? थायराइड ग्लैंड को, थाइमस को, एड्रिनल को, या पिट्यूटरी को? तो मैं आपको बताया था ना कि जो ग्लैंड सबको कंट्रोल करे, है ना, उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और वो है पिट्यूटरी, है ना, पिट्यूटरी के सेक्रेशन। अब बात कर लेते हैं कि पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कौन करता है? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, हेड मास्टर जिसको कहते हैं, वो है हाइपोथैलेमस, क्योंकि पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने वाला हार्मोन, पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने वाला हार्मोन जो है ना, वो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। अब कुछ ध्यान से समझिएगा कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, अब यहीं पे आप समझ लीजिए ये जो पिट्यूटरी है, अब हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर ऑफ द ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्लैंड का भी एक नाम होता है, ध्यान से सुनिएगा, पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? आपकी बॉडी के रिदम को सेट करता है। आपने एक कहावत सुना होगा कि आपको जिस चीज की आदत डालनी है वो लगातार 21 दिन कर लीजिए, आपको आदत लग जाएगी। ठीक है, जैसे पैखाना अगर सुबह सुबह आपको नहीं होता है, यानी आपकी आदत है कि 12 बजे दिन में उठेंगे तब जाके पैखाना जाएंगे, है ना। अगर आप लगातार सुबह उठ करके प्रेशर लगाते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं, रोज सुबह उठते हैं, तो आपका जाहिर सी बात है कि 21 दिन के बाद आपको आदत हो जाएगा। आप रात में कितने बजे भी सोएं, सुबह 6 बजे आपको पैखाना लग जाएगा। होता है ना एक बॉडी का सिस्टम, इस समय नींद आती है, इस समय एक्टिव रहता है बॉडी, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम वो पीनियल कहलाता है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड कहलाता है। प्लस थायराइड और पैराथायराइड यहाँ पर है। फिर थाइमस ग्रंथि को आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में हेल्पफुल होता है ना, और यही एक ऐसा ग्लैंड है जो कि डिजेनरेटिंग ग्लैंड भी कहलाता है, यानी कि उम्र के साथ साथ जैसे बढ़ते हैं तो डिजेनरेट करता है। इसलिए जैसे जैसे बुढ़ारी होता है वैसे वैसे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता जाता है, और नई नई बीमारियां से हम लोग घिरते रह जाते हैं। ठीक है, ये था थाइमस। और टेस्ट एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, या कैप ऑफ किडनी कहते हैं, क्योंकि किडनी के टॉप सरफेस पर पाया जाता है। समझ रहे ना, यही चीजें कुछ थी जो कि मैंने आपको इसके माध्यम से बताया। अब बाकी जो बच्चे आगे और भी क्वेश्चन है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बता दें कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 की, और उनको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो मेरे साथ कंप्लीट डेली लाइव क्लास करना चाहते हैं, प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं पूरे सिलेबस का, है ना, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी प्लस डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं। ई बुक पीडीएफ नोट्स मिलता है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलते हैं, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवाया जाएगा, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस करवाया जाएगा, और प्रॉपर्ली टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस किया जाता है। और इस कोर्स का प्राइस ज्यादा नहीं, मात्र अभी फिलहाल 699 रुपये में है। और जो बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन करेगा और यदि मन से पढ़ेगा और सेलेक्ट होता है, तो उसको मेरी ओर से डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स जो आपका ऑनलाइन कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और आपके घर पर एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर भी भिजवाएंगे, क्योंकि ऐसा हम लोग पिछले 3 साल से लगातार कर रहे हैं। पिछले साल भी हमारे इस बैच से
एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स से रैंक 1 होल्डर, कई सारे बच्चे रैंक 1 होल्डर, इवन धनराज चौहान भी हमारा प्रिय विद्यार्थी रहा था, और भी कई सारे बच्चे, मैं कई पिछले वर्षों से आपको गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचाने का सपने को साकार कर रहा हूं कई सारे बच्चों का, तो आपका भी कर सकता हूं क्योंकि मैंने भी अपना किया हुआ है। तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है, और कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको उसको सबसे टॉप पे दिख जाएगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आई एम इंटरेस्ट का लिंक दिख जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके जिस नंबर से आपने इस ऐप को लॉगिन किया है उसी नंबर के व्हाट्सएप पर आपके पास एक लिंक जाएगी, उस लिंक पर पेमेंट कर दीजिएगा, काम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोर्स में ज्वाइन हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत आएगी तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 से लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, एडिसन्स रोग किस हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण होता है? यानी दो डिजीज है, एक है एडिसन्स डिजीज और दूसरा है कुशिंग सिंड्रोम। ध्यान से सुनिएगा, एक डिजीज है एडिसन्स डिजीज, एक है कुशिंग सिंड्रोम, जो कि आपके जो भी कॉर्टिसोल है यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड खास करके और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है, जो भी कॉर्टिसोल हैं वो आपके उसके कम और ज्यादा होने से होता है। जैसे एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, शरीर एकदम से पतला हो जाता है ना, शरीर बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल यानी कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड वगैरह पूरा डाउन हो जाता है, और बॉन्ज्ड स्किन, पूरा स्किन का रंग खराब हो जाता है, बीपी लो, साल्ट क्रेविंग, बहुत ज्यादा नमक खाने की इच्छा होती है नमक को लेकर के। ठीक है, ये है एडिसन्स डिजीज, मतलब बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और कॉर्टिसोल का मात्रा कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, बॉडी प्रोड्यूसेस टू लिटिल कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, यानी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उसका सिक्रीशन कम होने लग जाता है, तो उस कंडीशन को एडिसन्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, फिर अगर वही बढ़ जाए तो वो कुशिंग सिंड्रोम कहलाता है, जिसमें बहुत ज्यादा इंसान मोटा हो जाता है। जैसे जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो भी कॉर्टिसोल है आपका, उसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो बहुत ज्यादा रिलीज होगा। जैसे देखिएगा, बहुत ज्यादा चिंता उनता करने के बाद धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वेट गेन है ना, बहुत ज्यादा बफेलो हम, पेट बहुत बड़ा भैंस जैसा हो जाएगा, स्ट्रेच मार्क एंड ब्रशिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क आएगा, ये देखिए कुछ स्ट्रेच मार्क जैसे होता है ना, स्ट्रेच मार्क आ जाएगा, फेशियल बॉडी हेयर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ये कुशिंग सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या है, एडिसन्स रोग यानी एडिसन डिजीज किस हार्मोन के अल्प स्रावन यानी कमी से होता है? बताइए, इंसुलिन की कमी से नहीं, एड्रिनलिन की कमी से नहीं, मैं बोल रहा हूं कॉर्टिसोल। एड्रिनलिन भी एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन है, लेकिन ये एड्रिनल मेडुला के द्वारा रिलीज होता है, और कॉर्टिसोल वैसे हार्मोन है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज होते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जी हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो सकता है, थायरोक्सिन तो थायराइड, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कमी हो जाती है तो एडिसन्स रोग, जिसमें शरीर बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, साल्ट को लेकर के यानी कि नमक को लेकर के क्रेविंग होती है। जैसे ये एड्रिनल ग्लैंड है, मैं आपको बता रहा था, और एड्रिनल ग्लैंड का बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स है, अंदर वाला हुआ मेडुला है, तो कॉर्टेक्स से कुछ कॉर्टिसोल्स निकलते हैं, उसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशिंग रोग, कुशिंग सिंड्रोम जिसको कहते हैं, किस हार्मोन के अति स्रवन से होता है? बताइए कौन सा ऐसा है, अति मतलब ज्यादा होने लगता है, कौन सा है? तो वही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ज्यादा हो जाएगा तो वो अति स्रवन से हो जाएगा, तो 7 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि अथवा पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड और जो उसी को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, वो कहाँ पाई जाती है? यकृत में? नहीं भैया। मस्तिष्क में? यस, ब्रेन में आपका पाया जाता है। जैसे आपको बताया था ना, ब्रेन में पाया जाने वाला पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस और पीनियल है, तो आपका जो पिट्यूटरी है वो मस्तिष्क में पाया जाता है ना। हृदय के आसपास कौन सा? हृदय में तो नहीं, लेकिन हृदय के आसपास थाइमस, और वृक्क के ऊपर याद आया एड्रिनल ग्लैंड। वेरी गुड। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। बताइए, इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय से, थाइमस से, या थायराइड ग्रंथि से? आपको यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ कॉन्सेप्ट, फिर आप खुद आंसर कर जाएंगे कि जो आपका पेनक्रियाज है, एक्चुअली इंसुलिन जो है ना आपके अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से रिलीज होता है। ये पेनक्रियाज आपका कुछ इस प्रकार का लीफ लाइक का स्ट्रक्चर होता है। आपको मैंने बताया था पेनक्रियाज एक हीरो है, यानी कि इसमें दोनों प्रकार का नेचर होता है। ये अगर पेनक्रियाज की बात कर लेंगे तो इसमें दोनों प्रकार का नेचर होता है, इसमें एक्सोक्राइन नेचर भी होता है और एंडोक्राइन नेचर भी होता है। अब एक्सोक्राइन का मतलब वो हुआ कि ये एंजाइम भी बनाएगा, और ये एंजाइम्स बना करके ये डुओडेनम में दे देता है। देखिए, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं ताकि डुओडेनम में देता है, ताकि डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, जैसे एमाइलेज वगैरह हो गया, प्रोटीएजेस वगैरह हो गया, ये सब बनाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एंडोक्राइन पार्ट भी होते हैं। ज्यादातर भाग, मोस्टली 99% भाग इसका एक्सोक्राइन पार्ट ही है। ठीक है, मात्र 1% भाग इसका एंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियाज का, जो कि हार्मोन से सिक्रीट करता है। और इसके एंडोक्राइन पार्ट का एक अलग से नाम दिया गया है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस।
और जो भी हार्मोन्स बनाता है देखिए डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, क्योंकि ये हार्मोन है, इसके लिए कोई डक्ट नहीं होता, डायरेक्टली ब्लड में जाता है, ठीक है। अब इसमें 4 प्रकार के सेल होते हैं, इसके पेनक्रियास के आइलेट सेल मतलब इंडोक्राइन पार्ट में 4 प्रकार का सेल होता है। एक होता है अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। अब देखिए अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है, ग्लूकागोन। बीटा सेल क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। डेल्टा सेल क्या सिक्रीट करता है, सोमैटोस्टेटिन। और पीपी सेल क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इसका फंक्शन क्या है। ग्लूकागोन, नाम क्या बोला है, गोन यानी गेन करेगा, ग्लूकोज को गेन करेगा यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, बीजी मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल। और इस इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल के कम करता है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, अल्फा और बीटा सेल के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, यानी अगर कोई ज्यादा सिक्रीट होने लग गया उसको रोकने का काम करता है। और ये डाइजेशन में एक तरीके से हेल्पफुल होता है, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब आपका मेन जो हीरो है वो ये दोनों है, ग्लूकागोन और इंसुलिन, है ना। क्वेश्चन आता है कि ग्लूकागोन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है। तो ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। और इंसुलिन देखिए ना, सूली पे चढ़ाएंगे तो क्या होगा, ब्लड के ग्लूकोज के लेवल, सूली पे चढ़ाएंगे किसी को तो जनसंख्या घटेगा ना भाई, तो उसी तरह ब्लड ग्लूकोज घटता है। और सूली पे कौन चढ़ाता है, जैसे आजकल का जमाना है, बाप बेटा मतलब माँ बाप को छोड़ करके बाप क्या करता है, सॉरी बेटा लोग क्या करता है, जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को छोड़ करके उसको सूली पे चढ़ा देता है एक तरीके से, और खुद बीवी के साथ ऐश करता है ना। तो बीटा सेल देख रहे हैं ना, बीटा सेल सूली पे कौन चढ़ाता है, बेटा लोग, तो बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करता है और सूली पे चढ़ाते हैं तो कम होता है, तो यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम। ये तरीका था याद रखने का, आप याद रख सकते हैं। वही क्वेश्चन था, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा, अग्नाशय यानी इंसुलिन, है ना, इंसुलिन अग्नाशय के बीटा सेल के द्वारा, ओके, जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। और यही इंसुलिन जो है ना, ये सुने होंगे, इंसुलिन की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह यानी डायबिटीज, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है। अब सोचिए, जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने वाला हार्मोन है वही अगर कम हो जाएगा तो कम करने वाला कोई बचेगा नहीं, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, और वो कंडीशन चीनी बीमारी यानी शुगर यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है, तो डायबिटीज कहलाता है, मधुमेह, है ना। इसीलिए कहते हैं इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह है, और ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है ना, वही चीजें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग, देख लीजिए क्वेश्चन आ गया, मधुमेह, घेंगा, मूत्र अल्पता या फिर अतिकाय। तो बताइए क्या हो जाएगा, मधुमेह यानी डायबिटीज। और एक क्वेश्चन आता है, ये घेंगा किसके कमी के कारण होता है, तो आयोडीन, यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस रोग को क्या कहते हैं, घेंगा यानी कि ग्वाइटर, जिसमें गर्दन फूल जाती है और थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फाइनली ये चैप्टर खत्म हुआ हमारा, और किसी नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय एंड गुड नाइट टू यू ऑल गाइस।